क्लास में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था। आज हम गॉस थ्योरम पर बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम पर बेस्ड फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। यानी आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर लेंगे। ये हमने एक कोई इनफाइनाइट वायर ले ली। ठीक है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग हुआ कि इसके यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। क्लियर? अब इस वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इस वायर से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। क्लियर? तो जो P है वो इस वायर से r डिस्टेंस पर है। क्लियर? हमें इस P पॉइंट पर इस इनफाइनाइट वायर की क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। अब जब हम कभी भी गॉस थ्योरम को यूज करते हैं तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं, गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो गॉसियन सरफेस क्या है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस डिफरेंट हो सकता है, आपका स्फेरिकल शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे जो वायर है इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल शेप का लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का। क्लियर? अब गॉस थ्योरम को लेने का तरीका क्या है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को टच करते हुए आप एक गॉसियन सरफेस का क्रिएट। क्लियर? ये अब सेम r डिस्टेंस पर आपने इस तरफ भी लिया तो ये आपने एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दिया जो कि आपके पास इस तरह। क्लियर? ये हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दिया जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। क्लियर हो गया? अब हमें पता है कि सिलेंडर में बेसिकली तीन सरफेस होते हैं, दो आपके पास प्लेन सरफेस और एक आपके पास कर्व सरफेस। क्लियर? तो जैसे आपके पास मार्कर है तो ये भी आपका सिलेंड्रिकल शेप का, दो आपके पास प्लेन सरफेस, एक टॉप ये बॉटम, ये दोनों प्लेन सरफेस और ये थर्ड क्या हो जाएगा आपका, कर्व सरफेस। क्लियर हो गया? अब अगर हम इन तीनों सरफेस से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे। क्लियर? तो वहां पे गॉस थ्योरम के लिए आपको बेसिकली E और ds को आपको रिप्रेजेंट करना है कि इनकी डायरेक्शन कहां पर होगी। क्लियर? अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड की ओर। क्लियर हो गया? तो अब हमने इसको हम सरफेस 1 ले लिया, S1, ये सरफेस S1 है और ये सरफेस आपका S2 और इस वाले सरफेस को बोल दिया आपने S3। ये हमारे पास तीन सरफेस हो गए। अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें S1 में, तो S1 सरफेस में हमने ये एक स्मॉल सरफेस ले लिया। क्लियर? तो इस स्मॉल सरफेस से यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से आउटवर्ड की ओर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि E की डायरेक्शन, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो E की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड की ओर, इस तरह से। ये आपके पास चार्ज है तो ये E की डायरेक्शन इस तरह से। क्लियर? तो इस वाले सरफेस में E की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से। यानी आपके पास अगर इस वाले में भी निकालें, 2 में भी, सरफेस S2 में भी, तो यहां पे हमने ये ले लिया आपके पास यूनिट एरिया, यहां पे भी आपके पास E की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से आउटवर्ड की ओर। क्लियर? और जो थर्ड वाला है इस वाले में भी आपके पास E की डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड की ओर।
तीनों सरफेस में ई की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड की होगी, क्योंकि ये अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है तो ई हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की ओर होगा। क्लियर? इस ई को हम ऐसे नहीं लेंगे, वायर के पैरेलल नहीं लेंगे, ये आपके पास पैरेलल हो जाएगा हमेशा आउटवर्ड की ओर। क्लियर? अब गॉस थ्योरम में दूसरा क्या आता है, डीएस सरफेस वेक्टर। अब सरफेस वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस मार्कर को देखें जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ये भी हमारे पास, ये जो हमने क्रिएट करा है ये क्या है आपके पास, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब सिलेंडर में जो फर्स्ट वाला है ये आपके पास जो S1 यानी जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर अगर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो ये आएगा। क्लियर? क्योंकि ये प्लेन है तो इस पॉइंट जो S1 सरफेस हमने एज्यूम कर रखा, यहां पर अगर आप ds की डायरेक्शन दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आपके पास हो गया ds1 वेक्टर। क्लियर? तो यहां पे आपके पास जो सरफेस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर होगी। अब जो प्लेन ये है सेम प्लेन ये भी है बॉटम वाला, तो इस केस में भी ds की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड की ओर, इसको मैंने बोल दिया ds3। क्लियर? अब जो सेकंड सरफेस है यानी कर्व सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इस तरह से। तो ये क्या है आपके पास, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही आ जाएगा इस तरह से, ds1 वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये जो ds1 वेक्टर है ये इसके ई के क्या है, अलोंग है। इसी को आप इसी बारे में भी दिखा सकते हैं इस तरह से। क्लियर? तो ये आपके पास जो हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट करा जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उस सिलेंडर में बेसिकली तीन सरफेस होते हैं, दो प्लेन सरफेस और एक आपका कर्व सरफेस। दो प्लेन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस वेक्टर है दोनों आपके पास एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, और इस वाले में भी आपके पास 90। लेकिन जो कर्व सरफेस है गॉसियन सरफेस का यानी सिलेंडर का, वहां पर ई और ds के बीच एंगल क्या है आपके पास, 0। क्लियर? दोनों के आपके पास पैरेलल, तो इसलिए आपके पास यहां पे इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस हमने क्रिएट करा है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, माना इसकी लेंथ क्या है आपके पास l। क्लियर? तो इसकी लेंथ हमने एज्यूम कर दिया l। और इसमें अगर हम सबसे पहले निकालें कि आपके पास गॉस थ्योरम के लिए, तो गॉस थ्योरम के लिए इसको अगर हम अप्लाई करें तो इस जो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो वायर है जिसकी लेंथ क्या है सिर्फ l, ये वायर तो आपका इनफाइनाइट है, लेकिन इस इनफाइनाइट वायर के अराउंड जो आपने गॉसियन सरफेस क्रिएट करा है उसकी लेंथ क्या है, सिर्फ l। तो इस l लेंथ में यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आपके पास किसी वायर के यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्लियर? तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, माना इस वायर के यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो क्या आपके पास लैम्डा, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज इस वायर में जो चार्ज है वो माना आपके पास सपोज Q है, Q ओवर इस गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने कितने ले की, L। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो चार्ज कितना होगा इस गॉसियन सरफेस वाले में, तो चार्ज Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा इंटू L। तो इसका मतलब L लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू L। क्लियर हो गया? तो Q जहां पर आपके पास लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। इसका मीनिंग है चार्ज पर यूनिट लेंथ इस गॉसियन सरफेस में जो हमने L लेंथ का ले रखा इसके यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो है आपके पास लैम्डा। क्लियर? अब हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम का। तो बाय गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds यानी टोटल फ्लक्स, इसको हम ये क्या है आपके पास टोटल फ्लक्स फाई E। क्लियर? इक्वल टू
1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड द गॉसियन सरफेस, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, ये आपके पास क्या हो गया, गॉस थ्योरम। क्लियर। अब गॉस थ्योरम का जो एलएचएस पोर्शन है यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ये टर्म्स किसको दिखाता है, फ्लक्स को। क्लियर। तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसका एलएचएस पोर्शन को लिखें तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। अब ये जो फ्लक्स पोर्शन है, फ्लक्स बेसिकली इस केस में 3 रीजन से निकलेगा। 2 आपके पास प्लेन वाले, इस वाले से भी निकलेगा फ्लक्स इस तरह से। क्लियर। और ये इस तरह से यहां को भी निकलेगा, और तीसरा क्या है, कर्व सरफेस। तो इसलिए ये जो फ्लक्स वाला टर्म्स है यहां पर आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S1 से, तो इसके लिए आ जाएगा वेक्टर ई डॉट ds1। इसमें हमने स्मॉल एरियाज कितना ले लिया, ds1, माना इस स्मॉल का एरियाज कितना है, ds1। वैसे इस वाले का स्मॉल एरियाज ds2 और इस वाले का स्मॉल एरियाज ds3। क्लियर हो गया। तो पहले वाले सरफेस के लिए वेक्टर ई डॉट ds1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन S2, इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ds2। क्लियर। प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ S3, थर्ड वाला वेक्टर ई डॉट ds3। क्लियर। तो ये आपके पास ये जो पूरा दिखा रहा है, ये आपके पास सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा, सरफेस 2 से यानी कर्व सरफेस से, प्लस और ये आपका सरफेस 3 से, यानी ये आपका हो गया 1, ये 2 और ये आपके पास 3। इन तीनों सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्या होगा आपका टोटल फ्लक्स। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें सरफेस 1 से, तो सरफेस 1 में ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास S1 ई ds cos 90 डिग्री प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ 2। अब 2 में ई और ds के बीच एंगल कितना है, 0, दोनों पैरेलल हैं, तो ई ds2 cos 0 डिग्री प्लस सरफेस थर्ड, इन दोनों के बीच अगेन कितना एंगल है, 90, तो ई ds3 cos 90। क्लियर। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टर्म से 0 हो जाएगा, ये टर्म से भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला आपका बचेगा। तो टोटल फ्लक्स वेक्टर ई डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 ई ds2। cos 0 की वैल्यू 1, ये टर्म से क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0, सिर्फ ये वाला टर्म से बचेगा। क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अब ई क्या है, अगर हम सरफेस 2 की बात करें तो ई है इस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये भी आपके पास r होगा। अगर आप इस तरफ भी लेते हैं तो ये भी क्या होगा, आपके पास r होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में जो ये सेंटर यानी वायर है, इस वायर से कर्व सरफेस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस वायर से कर्व सरफेस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उन सब की डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। क्लियर। यानी r होने का मतलब आपके पास डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इस कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E, वो सेम होगा। इसलिए हम इस E को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। क्लियर। तो E इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो ds2। क्लियर हो गया। तो हमारे पास आ गया आपके पास टोटल फ्लक्स वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू E को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds2, यह आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds2 का मतलब हुआ, देखो आपके पास जो ds2 है वो ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में ds2 तो सिर्फ इसका एरिया है। अब इंटीग्रेशन ds का मतलब हुआ
कि गॉसियन सरफेस यानी जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो ये इंटीग्रेशन ds ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ds2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। क्लियर, तो ds2 है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई, रेडियस हमने कितने ली r इंटू इसकी लेंथ कितनी l, तो 2 पाई r l, क्योंकि ये आपके पास क्या होगा, इसकी ये भी r है तो ये 2 पाई r यानी सर्कमफ्रेंस ही हो गया 2 पाई r, और ये लेंथ कितनी है l, तो 2 पाई r l, तो ये आ गया आपके पास टोटल फ्लक्स। क्लियर, यानी इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा इन 3 रीजन में, यानी आपके पास सरफेस 1, 2 और 3 से, वो होगा E इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर, 2 पाई आर एल। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगेन हम इस वाले पे आते हैं, गॉस थ्योरम पे इसकी वैल्यू पुट करें, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब इसकी वैल्यू यहां पुट करें तो यहां पे देखिए तो जो एलएचएस पोर्शन है यानी टोटल फ्लक्स वो कितना आ गया आपके पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करिएगा। क्लियर, तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds की वैल्यू आ गया आपके पास E मल्टीप्लाई 2 पाई r इंटू एल इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो हमने पहले ही निकाल दिया ये। क्लियर, तो ये जो है आपके पास क्या आ गया, टोटल चार्ज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, जिसकी वैल्यू कितना है लैम्डा इंटू एल, जहां पे लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। क्लियर, और आपके पास एल क्या है, उस गॉसियन सरफेस की लेंथ यानी सिलेंडर की लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर Q, ये हमने एज्यूम कर दिया Q। क्लियर, तो E इंटू 2 पाई आर एल, अब Q की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट डिस्टेंस r। तो एक इनफाइनाइट वायर के कारण r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, जिस पॉइंट पर आपको, जिस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसका मतलब अगर R की वैल्यू को बढ़ाओगे तो E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी इस इनफाइनाइट वायर से जितनी लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही आपके पास कम आएगी। क्लियर, तो E जो है वो आपके पास इनवर्सली है डिस्टेंस के। क्लियर, तो ये आपके पास गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से एक इनफाइनाइट वायर के कारण r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर हो गया।